नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। आपसे हम दो तरीके से जो है इसके सब डिविजन करते हैं। ये एक ऐसा इशू है कि इस्लाम के अंदर दो हिस्से हैं। एक इस्लाम वो है जो रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करता है और दूसरा इस्लाम वो है जो इंक्लूसिव लिविंग को लेके चलना चाहता है। आज आपके सामने जो लोग हम बैठे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंक्लूसिव लिविंग, हमारे कल्चर को फॉलो करने वाले लोगों को और गुरु शिष्य प्रथा को फॉलो करने वाले, पीर मुरीद सिस्टम को फॉलो करने वाले और अपनी धरोहर के तरीके से अपनी जीवनी व्यतीत करने वाले लोग हम लोग हैं। और हमारे सामने जो सबसे बड़ा तबका जो सामने आता है वो इस्लामिक रेडिकल चेहरा होता है, जो हमेशा से जो है एक तरीके की जो है रेडिकल बात करके जो है हम लोगों को भी सिंगल आउट करवा देता है पूरे समाज में से। तो वह भी इन्हीं दो तरीके से जो है डिवाइड होता है। ये बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स का जो है पूरा सिस्टम है। बिलीवर्स में हम आते हैं, नॉन बिलीवर्स की जो है हिस्ट्री अब हम स्टार्ट करते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे ये सब चीजें इफेक्ट में लाई गई। डेट वाइज और क्रोनोलॉजिकली हम आपको एक्सप्लेन करते हैं इसमें। 7 अप्रैल 1972 को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बॉडी बनाई जाती है। ये बॉडी आज के टाइम पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बन जाती है, लेकिन ये बॉडी एक तरीके से सूडो सेक्युलर गवर्नमेंट ने मुस्लिम्स के ऊपर सेक्युलर मतलब ट्रू सेक्युलर मुस्लिम या जो है ट्रू गंगा जमनी तहजीब पे जीने वाले मुस्लिम्स के ऊपर थोप के बनाई। ये सीधा उसमें जो है शरीयत खतरे में लाके पब्लिक को इंसाइट करने का काम शुरू कर देते हैं। 28 सितंबर 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स UAPA में PFI को बैन करती है। अब PFI को बैन करने में जो है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है सूफी इस्लामिक बोर्ड, ये एप्लीकेंट है होम मिनिस्ट्री को। ईयर 2019 एंड 20 में हमने एप्लीकेशंस करी हैं कि ये देश के विरोध की एक्टिविटीज कर रहा है, आप इसको बैन करो। और पूरे देश व्यापी हमने आंदोलन भी चलाया था, जिसके बाद में 28 सितंबर 2022 को इसके ऊपर UAPA में बैन आ जाता है। इसके बाद में जो है 8 अगस्त 2024 पे वक्फ अमेंडमेंट बिल आता है और 5 अप्रैल 2025 को ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लॉ बन जाता है। दोनों हाउसेस में पास होकर और बड़ा एक प्रोसेस फॉलो करने के बाद में ये एक्ट बन चुका होता है। अब बात कैसी है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसके जो मेन करता धरता है न्यूज ये है कि देश के अंदर जो है PFI के फाउंडर आज इसके स्पोक्स पर्सन, जो सिमी के फाउंडर्स हैं वो इसके स्पोक्स पर्सन, जो आज का कैरेक्टर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है उसके अंदर आप देखेंगे तो तेलंगाना की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज पे जो कब्जा करके बैठे हुए हैं हमारे एक MP साहब है, और वो जो है इसके अंदर जो है विरोध करने के लिए पब्लिक को जो है रोड पे ला रहे हैं। उसके अलावा ऐसे ऐसे लोग हैं, एक आपके गुजरात के अंदर जो है ना एक एडवोकेट साहब है जो PIL स्पेशलिस्ट भी हैं बेसिकली, और यहाँ के जो वक्फ के जो खुर्द बुर्द जिन्होंने की है उनको रिप्रेजेंट करते हैं वेरियस फोरम्स में। हम जिस जगह बैठे हैं इसके करीबी एक और बड़ी हस्ती है, सब लोग जानते हैं उन्हें। मतलब 15 साल में उन्होंने जो है बहुत बड़े जो है घोटाले किए इसमें, और वो जो है आज पब्लिक को रोड पे लाने की बात करते हैं। इनफैक्ट जो वक्फ बोर्ड का सबसे सोफिस्टिकेटेड स्कैम जो इंडिया में हुआ वो अहमदाबाद सिटी में हुआ, कि जहां पे वक्फ की प्रॉपर्टीज जो इंटीरियर में थी उनके ऊपर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स को जो है ना सर्टिफिकेट इशू कराए गए और उनको हाईली पॉश एरियाज में यूटिलाइज करके, मतलब जहां पे 500 रुपए की स्क्वायर फीट की जमीन है उसके TDR राइट्स को ऐसी जगह पे यूटिलाइज किया गया जहां 7,000 10,000 की वैल्यू होती है। तो ये एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से अहमदाबाद में ये सारे स्कैम्स देखे हैं। हमारा बोलने का ये मतलब है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये अपने आप को ही शरीयत मानता है। जैसे ही इनके ऊपर कोई खतरा आता है, इनके ऊपर कहीं से शिकंजा आता है, ये शरीयत खतरे में बोल के मासेस को रोड पे लाने की कोशिश करते हैं। और हमेशा मतलब जितने भी इंस्टेंसेस हमने बताया आपको, इन सब इंस्टेंसेस में इन्होंने मासेस को मोबिलाइज किया, रोड पे लाया, और मासेस को रोड पे लाके छोड़ के ये अपने महलों में चले गए वापस। आज तक इनके ऊपर कोई ऐसा बड़ा केस नहीं पेंडिंग है या कुछ नहीं है, लेकिन इनके सिमी के एक्टिविटीज में, इनकी पीएफआई की एक्टिविटीज में, इनकी और दीगर एक्टिविटीज में जो बच्चे इनके बरगलाने पे रोड पे आ जाते हैं, उनके ऊपर केसेस बन जाते हैं, उनके ऊपर जो है उनकी पूरी जिंदगियां जेल में निकल जाती हैं। तो हमारी अपील है मुस्लिम यूथ से खास करके कि आप इनके बरगलाने में ना आए। हम आपके लिए 24/7 वक्फ के अंदर जो भी अमेंडमेंट हुआ 1995 के बाद का ये जितना भी जो है वो है, उसमें जो भी डिफरेंसेस हैं उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हैं आपसे। कम से कम किसी के बरगलाने में अपनी जिंदगी को दांव पे ना लगाएं, और पहले इस चीज को समझे कि पुराने एक्ट में और नए एक्ट में डिफरेंसेस क्या हैं, और डिफरेंसेस अगर हैं तो उनकी जरूरत क्यों पड़ी है। बिल्कुल, आज अगर वक्फ बाय यूजर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो 7 लाख एकड़ से हटके 9 लाख एकड़ लैंड बन गई, विदाउट अकाउंटेबिलिटी बनी। विदाउट अकाउंटेबिलिटी जब वो लैंड इतनी बन जाती है तो मतलब जरूर किसी ना किसी की राइट्स को इन्फ्रिंज करके जो है वक्फ में डाल दिया गया होगा। आज अगर इस नए एक्ट में उसको जो है सुधार करने का जो है एक मौका दे रहे हैं, तो वी वेलकम दैट मूव कि इस सरकार ने बहुत बड़ा जो है इनिशिएटिव लेके ये बिल को जो है पास कराया विथ इट्स न्यू अमेंडमेंट्स। लेकिन जो पास कराया है ये तो जो है बहुत अच्छी बात है। अब इस सरकार का एक्चुअल टेस्ट है, बिकॉज कैसा है, हम 70 साल की सरकार को बोल रहे हैं, हम 70 साल की सरकारों ने ये सब अगर अलाउ किया कि 7 लाख एकड़ में से सिर्फ 100 करोड़ रुपया रिकवरी होती थी, तो बाकी का पैसा जाता कहां था? बाकी का पैसा कहां जाता था? वो पैसा देश हित में लग रहा था या देश विरोध में लग रहा था? उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आज जो है किसी भी तरीके से जो हो गया भूल जाओ, अब कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं। कल को सेम सेट ऑफ पीपल अगर आज फिर ये सरकार उनके हाथ में ये वक्त दे देती है, तो इसके अंदर ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो पूरी फ्यूटाइल हो जाएगी, कोई इसका मकसद नहीं निकलेगा। बिकॉज जिन लोगों ने हजारों करोड़ का गबन किया है और 1 स्क्वायर फीट को भी उस तबके को जो है रिटर्न नहीं किया है जिसके लिए वाकिफ ने ये प्रॉपर्टी छोड़ी थी, तो मतलब उनकी अकाउंटेबिलिटी सरकार ने जो है तय करनी चाहिए। एजेंसीज ने जो है इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये पैसा सबसे पहले तो जो है कौन से मत में इन्होंने लगाया, और अगर उसके अंदर ये पैसा अगर देश विरोध में लगा है तो वो सारे लोग भी बुक पे लाए जाने चाहिए, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो चाहे जितनी बड़ी भी ऑर्गेनाइजेशन हो। भाई आज के टाइम पे एक बॉडी, अगर एक इंडिविजुअल कल को जो है किसी क्रिमिनल उसमें अगर आता है तो आप उसके लिए हर चीज जो है एक्सरसाइज करके उसको जो है बिहाइंड द बार पहुंचाते हो। क्या ये रूल बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फॉलो नहीं होगा? आई हैव अ क्वेश्चन फॉर द गवर्नमेंट, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर द एजेंसीज कि जिस तरीके से आप एक छोटे क्रिमिनल को ट्राई करते हो उसी तरीके से इन बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को भी जो है बुक पे लाओ, और कैसे भी करके ये सारी चीजों को जो है ना, अकाउंटेबल है कौन, इसको मासेस के सामने एक्सपोज करो। आज ये सारी चीजों के ऊपर जो है जितनी भी बातें ये हो रही है, वकफ, तो वकफ इतनी बड़ी चीज है कि आज 9 लाख एकड़ उसकी कोई मार्केट वैल्यू होगी कि नहीं होगी? 9 लाख एकड़ की क्या मार्केट वैल्यू हम निकालेंगे? और उस मार्केट वैल्यू में अगर हम उसको रेंट पे दे रहे हैं, उसको लीज कर रहे हैं, उसके अंदर स्कैम्स ना छोड़ करते हुए लीगली उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उसका 2% 5% तो रिटर्न आना चाहिए कि नहीं, जो पब्लिक वेलफेयर में लगना चाहिए था। लेकिन जो है कुछ भी नहीं यूटिलाइज हुआ है। जब एक पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ तो 70 साल में जो कुछ भी हुआ ये सब लोग उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने वक्फ के अंदर खुर्द-बुर्द करा, जो
मिसमैनेजमेंट किया और आज उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हुए गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम. दिस इज माय अपील. आई वेलकम द एक्ट, बट आई स्टिल अपील टू द गवर्नमेंट कि जो इनिशिएटिव आपने लिया है उसको और आगे जो है ना, आप इसको फॉर द बेटरमेंट ऑफ जनरल कम्युनिटी इस्तेमाल करें. अच्छा, अगर हम इसको ये बात करते हैं तो लोग हमारे बहुत सारे बोल सकते हैं कि ये वो एक नैरेटिव वो चला रहे हैं कि ये बाय द मुस्लिम फॉर द मुस्लिम, फलाना मुस्लिम, ये सब चलते हैं इसमें. एक वाकिफ ने अपनी 1 एकड़ लैंड डोनेट कर दी. जैसे ही लैंड डोनेट होती है उसका मालिक कौन बन जाता है? अल्लाह. मतलब एज पर इस्लामिक लॉ अल्लाह उसका मालिक बन जाता है. हा? अब अल्लाह जब मालिक बन गया तो अल्लाह की नजर में खालिद नकवी साहब और दिनेश अहिर साहब, इन दोनों में कोई फर्क नहीं. मतलब अगर इनके लिए जो है 100 रुपए का वो देने की नियत रखता है, क्योंकि मालिक ही चला रहा है ना बेसिकली, अल्लाह ईश्वर उस सुप्रीम का नाम है सिर्फ, ठीक है. लेकिन जो अल्लाह इनको जो है बेनिफिट पहुंचा रहा है, वो दिनेश अहिर को कैसे जो है उस बेनिफिट से महरूम रख सकता है? तो एज पर दिस लॉजिक ये जो प्रॉपर्टी है, हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि इसको जनरल वेलफेयर के लिए यूटिलाइज करते हुए तमाम ही कम्युनिटीज को इसका जो है बराबर बेनिफिट जो है मिल जाना चाहिए. और जो ये डिफरेंसेस पैदा किए जा रहे हैं, उस डिफरेंसेस को लेके इसमें जो है जब ये लार्जर इंटरेस्ट में लोगों की समझ में जाएगा ना, तो हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी समझ में आएगा कि उसमें भी उनका हक है. बेसिकली आज तक उनको बोल दिया गया दिस इज नॉट फॉर यू. वो अल्लाह की रहीमी में. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की वजह जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन, और वो भी मुस्लिम समाज के द्वारा. अभी तक आपने जो भी देखा है रोडों पर वो विरोध देखा है. पहली मर्तबा आप आज समर्थन देखेंगे, और वो भी जो है वो एक सूफी समाज से, जो इसमें सबसे ज्यादा पीड़ित है. क्योंकि ज्यादातर आज अगर देखा जाए तो भारत भर में वक्फ संपत्तियां जो है ये सूफी समाज के पास है. इसकी वजह यह है कि सूफी समाज जो है वो दरगाह है, दरगाह के साथ साथ खानकाहों के साथ जो है वो इमाम बारगाह है. ज्यादातर जिनकी प्रॉपर्टीज है वो सूफियों से कनेक्टेड है. और सबसे ज्यादा जो विक्टिम है आज, सबसे परेशानी जिनको खड़ी हो रही थी वो सूफियों को हो रही थी. क्योंकि वजह दरगाह के सज्जादगान थे, और जो इमाम बारगाह है और इसके साथ खानकाह हैं, ज्यादातर इनकी जमीनें वक्फ के माफियाओं के द्वारा खत्म कर दी गई. जिस तरह मैं गुजरात की सबसे बड़ी खानकाह हुजूर सैयद अली मीरा दातार गुजरात यानी ऊंझा से आया हूँ, और वो फिलहाल गुजरात की सबसे बड़ी मुस्लिम गादी मानी जाती है और हिंदुस्तान में शायद दूसरे नंबर पर मानी जाती है. उसकी जिस तरीके से प्रॉपर्टी और जो वक्फ संपत्तियां थी वक्फ माफियाओं के द्वारा खत्म कर दी गई, और ये खत्म होने के बाद हमें ये एक उम्मीद थी सरकार से कि कोई ऐसी चीज, ऐसा कोई बिल आएगा जिससे हमें इसका कोई सपोर्ट मिले, यानी हमारा जो चला गया शायद उससे कुछ वापस मिल जाए. तो ये कोशिश भारत भर में हम एक वक्त से कर रहे हैं, और दोनों संगठन यानी कि जो है सूफी इस्लामिक बोर्ड और भारतीय सूफी संत संगठन, ये वो 2 संगठन है जो पूरे भारत के सूफियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज. और सूफियों की बात लेकर हम जो है आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं. इसकी वजह यह है कि जो आज खानकाहों में बैठे कई सूफी ऐसे हैं कि जो बेचारे यहाँ नहीं आ पा रहे या आपके तक नहीं पहुंच पा रहे. तो इन दोनों को, तमाम सूफी समाज को प्रेजेंट करने के लिए, तमाम खानकाहों को प्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, और तमाम जो है इमाम बारगाहों को रिप्रेजेंट करने के लिए, तमाम दरगाहों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आज आपके समक्ष हाजिर हुए हैं. और आपकी जो कुछ पॉइंट्स हैं ये आपको दिए गए हैं कि ये बिल का समर्थन हम क्यों करते हैं. क्योंकि इस बिल के अंदर हमें ये आशा एक जागी है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी वक्फ की जो संपत्तियां थी, जिस तरह वक्फ माफियाओं के द्वारा ले ली गई, और वक्फ माफियाओं के द्वारा, और जो पुराने कानून थे, पुराने एक्ट थे, उसके तहत जो है वो उस एक्ट के तहत आज तक कुछ नहीं हो सका. सारे केस पेंडिंग पड़े हैं वक्फ बोर्डों में, आज तक कुछ इसमें से हमें रिटर्न नहीं हुआ. और ये बात जो थी हमें आप तक पहुंचानी थी, और ये तमाम सूफी समुदाय को आज रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों संगठन जमा है. जो है इसके साथ साहब मंसूर खान साहब जो सूफी इस्लामिक बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और मैं भारतीय सूफी संत संगठन का अध्यक्ष हूँ, और मीरा दातार दरगाह गादीपति हूँ. अब ये आपके समक्ष हाजिर होकर हम आज ये बात रखना चाहते हैं कि जो सड़कों पर है, जो आज वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो विरोध कर रहे हैं,
उन्हें एक सवाल पूछा जाए कि भाई वो उनका क्या खोया है और उनके पास क्या था। सिर्फ और सिर्फ ये तमाम रोड पर तमाशा करने की वजह यह है कि एक पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए, एक पक्ष को जो है जिंदा करने के लिए ये तमाशा हो रहा है। बाकी जितने संगठन आज रोड पर आए हुए हैं, इनसे पूछा जाए कि आपकी क्या प्रॉपर्टी थी और क्या चली गई। ज्यादातर जो संगठन जो आज रोड पर है और वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो विरोध कर रहे हैं, ये इन्होंने तो वक्फ संपत्तियों को जो हथियाया है, खानकाओं से, दरगाहों से, इमाम बारगाहों से हथिया लिया गया है। हथिया कर जो है वहां उनके जो है अपने 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 निजाम को, यानी अपना जो सिस्टम है उसको कायम करने के लिए इन्होंने जो है मदरसे कायम कर लिए। वहां जो जगहों को दबाकर जो है अपनी ऑफिस बना ली। आज जो है खानकाएं, दरगाहें इस वक्फ संपत्ति से बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी है और इसके कई केसेस जो है आज भी वक्फ बोर्ड में चल रहे हैं, पर पुराने एक्ट में वो बात ही नहीं थी जिससे हमें वो वापस मिल सके। और ना मिलने की वजह ये थी कि आज हम तलाश में थे। हम लोग जब से ये नया अमेंडमेंट बिल आया है, इसको हम बड़ी बारीकी से देख रहे थे। अगर हम भी विरोध कर सकते थे, हमारे पर भी दबाव बनाया गया कि आप इस नए बिल का विरोध करें, हमारे साथ समर्थन करें। तो हमने इनसे पूछा गया, जो विरोध पक्ष के लोग थे, कि भाई क्यों करें, इससे हमें क्या फायदा हुआ। पुराने बिल से तो हमें नुकसान था और हम नुकसान में सालों से हैं। और आज जो है इस बिल से कम एक नई आशा जगी है कि हमारा जो चला गया है, यानी वक्फ का जो चला गया है, जिसके हम रिप्रेजेंटर हैं, वो कम से कम इस नए कानून से हमें रिटर्न मिलेगा। ये उम्मीद के साथ हम समर्थन में हैं और पूरे भारत का सूफी समाज, पूरे भारत के खानकाहें, पूरी भारत की दरगाहें और पूरे भारत की इमाम बारगाहें सब इस बिल के समर्थन में है। ज्यादातर समर्थन में जो 80% वक्फ प्रॉपर्टी को जो आज संरक्षित करते हैं वो समर्थन में है, और 20% जो लोग हैं जिनके पास ना वक्फ संपत्तियां हैं, ना जिनके पास ना आज वक्फ प्रॉपर्टीज है, ये खामखा जो है, ये जो मुसलमान जो आज भोला भाला मुसलमान है, समझ ही नहीं पा रहा कि हकीकत है क्या। 2-3 संगठन मिलकर जो है उसको जो है लोगों को बहकाकर और मुसलमानों को इस तरह समझाया जा रहा है कि अगर ये कानून लागू हो गया तो ये कानून के जरिए तमाम प्रॉपर्टी, जो वक्फ प्रॉपर्टी संपत्ति है, ये चली जाएगी। ऐसे इस एक्ट के अंदर कहाँ है कि कोई प्रॉपर्टी कोई ले लेगा? मस्जिद को कौन ले लेगा? दरगाह को कौन ले लेगा? भारत में से तो कोई ले नहीं जा सकता। इतने सालों से भारत में और भारत में ही रहेगी। और इस कानून से, इस एक्ट से हमें इतना यकीन है कि हमारी जो प्रॉपर्टीज चली गई थी, जो वक्फ संपत्तियां चली गई थी, हमें वापस मिलेगी। साथ साथ इसका रक्षण होगा, क्योंकि पुराने एक्ट में ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि जिससे प्रॉपर्टी का रक्षण हो सके। और वक्फ माफियाओं के द्वारा जिस तरीके से लूटा गया वक्फ संपत्तियों को, जो अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है कौड़ियों के दामों में बेच दी गई, जिसका 1% भी जो है मुस्लिम समुदाय को आज तक फायदा नहीं मिला। अगर एक संकलन किया जाए तो कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी वक्फ संपत्तियां हैं। अगर उसका 10% भी लीगल तौर पर काम किया होता तो आज न जाने कितने हॉस्पिटल, कितनी यूनिवर्सिटीज और न जाने कितने जो है वो मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ निजाम कायम होता। बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी जगह पर लूट खसोट की गई, उसकी वो जमीनें बेच दी गई, पर्सनल मवाफात में यूज कर दी गई। आज जो है कुछ भी नहीं बचा। हमारे डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो है 1957 के जजमेंट के मुताबिक 900 एकड़ जमीन मीरा अतार संस्थान के पास थी। 900 एकड़ एक अहमियत रखती है। आज 9 फीट जमीन संस्थान के पास नहीं है। कितनी तरीके से लूटा गया होगा। ऐसे भारत और गुजरात और इस पूरे मेरे मुल्क, पूरे भारत में वक्फ माफियाओं के द्वारा जो लूटा गया है, इसको लोगों को समझाने के लिए और जिस तरीके से संपत्तियों को खत्म कर दिया गया, आज मुसलमानों को समझाने के लिए इस तरह खुले। क्योंकि आप जान रहे हैं कि आज तक जो भी न्यूज़ों में चल रहा है वो विरोध है, जबकि हम अपने लेवल पर एक कोशिश कर रहे हैं सबको समझाने के लिए, और खास करके मुसलमान समुदाय को समझाने के लिए कि ये बिल हमें नुकसान करने के लिए नहीं है, ये हमारी वक्फ संपत्तियों को रक्षण करने के लिए आया है। और देखिए, ये एक समझ बैठी है, लोगों के दिमाग में बैठा है कि सब हमारे फेवर में होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। कोई भी जब कानून बनता है तो कानून के तहत बनता है। ऐसा नहीं होता कि सारा हमारे फेवर में हो। इनको ज्यादातर जो तकलीफ है इसमें कलेक्टर की एंट्री को तकलीफ है, क्योंकि कलेक्टर आने से जो है फौजदारी एक्ट आई है, और अभी तक जो सिविल एक्ट के कारण ये मैटर जो थे वो वक्फ बोर्ड में ही रहते थे, आगे नहीं बढ़ सकते थे और घूम फिर के वहीं आकर खत्म हो जाता था। अब जब से इसके अंदर फौजदारी एक्ट यानी कलेक्टर का अंडर हुआ है, तब से ये बड़ा विरोध हुआ है। उसकी वजह ये जो रोड पर, सड़कों पर जो कम्युनिटीज है जो विरोध कर रही है, ये जो है ये वक्फ संपत्तियों को जो है दबाकर बैठे हुए लोग हैं। इन्होंने जो है। हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।